हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आई होप आपका आईआईटी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 4 क्वेश्चंस का सीरीज। ये 12th क्लास और 11th क्लास और रिपीटेड स्टूडेंट सबके लिए। तो बच्चों, आईआईटी के प्रिपरेशन में एक दिक्कत जो बच्चों को आती है वो ये है कि जो पुराने टॉपिक जो उनके हो चुके होते हैं उनको वो भूलते हुए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑनगोइंग टॉपिक्स का ही इतना सारा होमवर्क होता है कि उसी में बच्चे अक्सर डूबे रहते हैं। एक और कारण ये होता है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं उनका पिछले कुछ किए हुए जो टॉपिक्स हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं बैठता। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, उसका छोटा मोटा पार्ट तो हमें याद रहता है और उसकी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो हमें याद नहीं रहती। जब हम कर रहे होते हैं अपने आगे के, जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर है या मान लो आपका वेक्टर 3D चैप्टर है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की जो निटी-ग्रिटीज हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आईआईटी में आई हुए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा नहीं सोच रहे होते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये सीरीज, जिसमें केवल 4 क्वेश्चन आप करिए, रूटीन बनाइए। जैसे मैंने आपको 11th क्लास के बच्चों के लिए मैंने लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पीएनसी, बाइनोमियल, मैथमेटिकल रीजनिंग, इनके मैंने 4 क्वेश्चंस के सीरीज बनाए हैं। प्लेलिस्ट में है, आप जाएंगे इसी ऑर्डर में आपको चैप्टर दिखेंगे। आपको क्या करना है कि आपको अपने लिए, जब भी आपने ये वीडियो आपने देखा, तो आपको अपने लिए एक रूटीन सेट करना है। यार 2 दिन में मैं एक 4 क्वेश्चन का सेट जरूर करूंगा, कोई इसमें मैं गैप नहीं लेकर के आऊंगा। तो आफ्टर एवरी 2 days यू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन। केवल 4 क्वेश्चन आपको 2 दिन में करने हैं। थोड़ा सा रूटीन आपका सेट हुआ, यानी कि आपका 15-20 दिन 25 दिन ये रूटीन चला, तो आप ठीक ठाक क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे अलग अलग टॉपिक्स के। जब जब आप कहीं किसी क्वेश्चन में अटके, तो आप अपने जो नोट्स हैं, जिस भी कोचिंग में आप हैं इंडिया की, आप रिवाइज कर लीजिए उसको। तो इससे क्या होगा, आपके साथ कैरी करके रहेंगे, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक। नहीं तो आगे चल के क्या है, फिर कैरी नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम में जब इतनी सारी चीजें कैरी नहीं होंगी, तो फिर कद्दू करोगे क्या? ठीक है ना। तो कैरी करने के लिए 30 चैप्टर्स आने वाले हैं आईआईटी के अंदर। 11th क्लास वालों को तो मैं खास तौर पर यहाँ पर चौकन्ना करना चाहूंगा कि भैया देखो, अभी तक तो ठीक है, अभी भी वैसे इम्पैक्ट तो आ ही गया होगा। जो अप्रैल मई जून में किए हैं ना टॉपिक, वो उड़ने लग गए होंगे। तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए, रादर कि हम आगे जाएं, पर पुराने टॉपिक अगर हम अच्छे रखें तो हमारे आगे आने वाले टॉपिक भी बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो उनको कंट्रोल में लाने के लिए इस रूटीन को जरूर फॉलो करना शुरू कर देना। और 12th और 13th वाले, यानी कि जो JEE 2023 एस्पिरेंट है, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उनका 12th वालों का तो बोर्ड आने वाला है और 13th वालों का सिलेबस तेज चलता है। तेज चलता है, उसका रीज़न तो बहुत सिंपल है कि भाई आपका सिलेबस एक ही साल में कराना है। तो आप तो और ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हो 2-2.5 महीने बाद ही। तो अभी से अपना डेली 4 क्वेश्चंस का जो रिवीजन है वो अपना प्लान जो है बनाओ। 12-13 दोनों के बच्चों के लिए मैंने फंक्शन आईटीएफ लिमिट कंटिन्यूटी यानी कि कैलकुलस स्टार्ट कर दिया है। वेक्टर 3D के भी 2 लेक्चर्स आ गए, आज तीसरा है। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के भी 2 आ गए, कॉम्प्लेक्स के भी 2 आ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपके पास यहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगे, तो ज़रूर देख लेना, है ना। ठीक है, भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं मनोज चौहान, 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन वाइब्रेंट बंसल एंड बच्चों बीटेक आईआईटी दिल्ली एंड नोन फॉर बेस्ट अप्रोच। बच्चों, अनअकैडमी पर चल रहा है स्पेशल प्राइस का ऑफर, जिसमें 60% आपको ऑफ मिलता है जेई के सब्सक्रिप्शन पर। मेरा रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं ना, वो रेफरल कोड है MC सर लाइव। ठीक है, इसको यूज करके आपको ये ऑफर जो है वो अवेल कर पाओगे। तो भी आप देख सकते हो 3 मंथ्स ड्यूरेशन का जो ऑफर प्राइस है वो ये है। बच्चों, 8 दिसंबर को मैं बता दूं आपको सभी लोगों को, 8 दिसंबर से मेरा कैलकुलस का बैच आ रहा है। टाइमिंग जो है दोपहर को 1:15 से रहेगा, 2 घंटे का बैच है और डेली चलेगा, 2-2.5 महीने तक चलेगा। उसमें पूरा कैलकुलस होगा। तो 12-13 के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ तो अगर 11th क्लास के होशियार बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं इस बैच के अंदर, क्योंकि दिसंबर तक आपका स्ट्रेट लाइन सर्कल हो चुका होता है, छोटे मोटे ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा के टॉपिक्स भी हो चुके होते हैं, जो कि ये कैलकुलस के प्री रिक्विजिट होते हैं। तो 11, 12, 13 सभी बच्चे आपका 8 दिसंबर से आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एनरोल इन अपकमिंग बैचेस। ऑल स्टार क्रैश कोर्स आ रहा है जेई मेंस 2023 के लिए, 24 नवंबर को ये स्टार्ट है। बैच हाईलाइट बच्चों आप देख सकते हो। अर्ली ग्रोथ बैच बच्चों ये भी 24 तारीख को है। अनअकैडमी पर एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आप 2-2.5 महीने लेट भी होते हो, या 1 महीने लेट होते हो, 15 दिन लेट होते हो, 5 दिन भी लेट हो, तो जो सेशंस हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि रेलगाड़ी छूट गई है। तो जो IIT JEE का ऑल स्टार बैच के टीचर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। तो जो अर्ली ग्रोथ बैच के जो टीचर्स हैं वो आपके सामने। बैच की डिटेल्स, टाइमिंग वगैरह जानने के लिए आप अनअकैडमी ऐप पर जाकर देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स
आर कोप्लेनर। बच्चों अगर 3 वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो बहुत साफ सुथरा सिंपल सा रिजल्ट कि डब्बा जीरो या डिटर्मिनेंट जीरो या ए का क्रॉस विद बी का डॉट विद सी इज इक्वल टू जीरो। कई तरीकों से आप लिख सकते हो, या एक वेक्टर को बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट तो ये होता है कि डिटर्मिनेंट जीरो। बच्चों ये बेस वेक्टर्स देखते हैं आई जे के, उनके कोफिशिएंट क्या है, ये है, फिर क्या है 1 माइनस लेमडा स्क्वायर और 1 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। तो ये बच्चों अपना कंडीशन होता है 3 वेक्टर्स का एक प्लेन में लाई करने का। अब आप इसमें आप प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि R1 इज R1 माइनस R2 इज R2 माइनस R3, है ना, ऐसा कर सकते हो आप। तो कर लेते हैं अपन। तो मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, R1 इज R1 माइनस R2 एंड साथ के साथ R2 इज R2 माइनस R3 है। ये मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। इससे क्या होगा बच्चों, फर्स्ट रो में आएगा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस लेमडा स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आएगा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपका 1 1 और माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी, उसका रीज़न ये है कि अपने को आराम से लेमडा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर फर्स्ट रो में दिख रहा है, अगेन लेमडा स्क्वायर प्लस 1 अपने को सेकेंड रो में दिख रहा है। बच्चों दिख ही रहा है कि लेमडा स्क्वायर प्लस 1 जो है फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो इसका स्क्वायर आएगा। बाकी में चुन्नू मुन्नू डिटर्मिनेंट बचेगा, माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उड़ा दो क्योंकि ये तो आपका 0 हो नहीं सकता। अब यहाँ से खोल लेते हैं अपन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कितना आ रहा है, ऊपर से खोला प्लस माइनस प्लस, है ना, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 1 का नेगेटिव, तो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये 1 है तो 1 का कितना आएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन। ठीक है, और उधर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो हटा दो, है ना। कितना आ गया, 1 1 और प्लस 1 2 2 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, √2 और माइनस √2, है ना। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल जो आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, √2 और माइनस √2। ठीक है, द एज ऑफ अ पैरेललोपिपेड आर of unit length and are parallel to non-coplanar unit vectors a cap, b cap, c cap, such that a dot b cap, a cap dot b cap, b cap dot c cap, c cap dot a cap, ये हाफ हाफ दे रखा है। तो बच्चों यूनिट वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, डॉट प्रोडक्ट अपने को हाफ दे रखा है। तो सिचुएशन क्या है कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि ए कैप डॉट बी कैप कितना होगा, मॉड ए कैप मॉड बी कैप इंटू कॉस थीटा। 1 इंटू कॉस थीटा अगर हाफ है कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मॉड बी मॉड सी कॉस 60 अगेन, तो वही बी और सी के बीच का भी एंगल 60, सी और ए के बीच का भी एंगल 60 है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, बच्चों आपको है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड अगर उसके को टर्मिनस साइड वेक्टर्स अगर आपको दे रखे हैं तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, मॉड ऑफ ए कैप बी कैप सी कैप का डब्बा। डब्बा आपको बताइए ए क्रॉस बी डॉट सी। अब अपने सामने एक घनघोर संकट ये आता है कि ए कैप क्रॉस बी कैप का डॉट विथ सी कैप, ये होता क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको इसको कैसे निकाल सकता हूं गिवन कि मेरे को ये वाला डेटा दे रखा है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि डब्बे का जो स्क्वायर है, आईआईटी में भी आ चुका है ये, ए बी सी डब्बे का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। और वो कैसा डिटर्मिनेंट होता है, ए डॉट ए, याद कर लो, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, सी कैप मतलब बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी, सी सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी, है ना, ये होता है यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। बस अब तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये अपन जब इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उसका रूट ले लेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। ए डॉट ए बच्चों, क्योंकि ए और ए तो उनके बीच का एंगल 0 है, तो 1 इंटू कॉस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी एंट्री अपने को दे रखी है 1 हाफ 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 1 हाफ 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 1।
ठीक है, ये अपने को दे रखा है। इसमें भी आप वही R1 इज R1 माइनस R2, R2 इज R2 माइनस R3 लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो। तो ये 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4, ऊपर से खोल रहा हूँ, माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 1/2 माइनस 1/4 वो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/2, जो 1/4 माइनस 1/2 है ना, 1/4 माइनस 1/2 कितना आएगा, माइनस 1/4 आएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम का स्क्वायर है। तो जो माइनस 1/4 तो 3/4 माइनस 1/4 ही हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम का स्क्वायर है। तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका, 1/√2 आ गया, पॉजिटिव होगा ना वॉल्यूम, ठीक है ना, 1/√2 अपना ये ऑप्शन अपना आंसर है। तो जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको याद होना चाहिए, डब्बे का स्क्वायर ही होता है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि डब्बे का स्क्वायर जो है प्रकृति में और कहाँ कहाँ प्रकट होता है, A क्रॉस B क्रॉस C और C क्रॉस A, ये भी एक जगह है जहां पर आपका डब्बे का स्क्वायर बन जाता है। तो दिस इज डब्बे का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ये। एक बार IIT मेंस में डायरेक्टली सवाल आ गया था कि फलाना ढिमकाना इज इक्वल टू लैम्डा डब्बे का स्क्वायर, बताओ कि लैम्डा क्या होगा, 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। ABCD आर यूनिट वेक्टर सच दैट A क्रॉस B वेक्टर और का डॉट विद C क्रॉस D एक और वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड A डॉट C इज इक्वल टू हाफ। IIT में बच्चों कई बार तो सवाल है ना बिल्कुल प्लेन सिंपल मेंटल एप्टीट्यूड के आते हैं, ये ऐसे ही एक सवाल पे आधारित है। तो बिल्कुल आप ये सोचिए कि कुछ मतलब कुछ खास नहीं सोचना, आप ये सोचिए फिर A क्रॉस B किया आपने, A और B यूनिट वेक्टर है, तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो A क्रॉस B का आपको मैग्नीट्यूड याद आना चाहिए, क्या होता है, मॉड A मॉड B साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू गिवन कि A और B जो है यूनिट वेक्टर है, क्या होगा, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। साइन थीटा अगर 90, थीटा 90 है तो मैक्सिमम आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 1। सिमिलरली C क्रॉस D का भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। अब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है का डॉट विद एक और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, उनका डॉट उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 होगा। वो भी तब जब दो यूनिट वेक्टर का डॉट 1 कब आएगा, जब दोनों सेम वेक्टर होंगे तभी आएगा। तो वेक्टरों का सेम होना जरूरी है। तो पहली चीज तो अपने को ये पता चली कि भैया A और B बीच का एंगल कितना है, 90 है। C और D उनके बीच का एंगल क्या है, 90 है। और A क्रॉस B जो वेक्टर है, जैसे इमेजिन करो एक प्लेन है जिसके पैरेलल A और B वेक्टर, जैसे ये हथेली मेरा प्लेन है और ये एक वेक्टर है, ये एक और वेक्टर है, ठीक है, ये हथेली प्लेन है। A क्रॉस B कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा A क्रॉस B। ये A और B है, ये जो देख रहे हो आप A और B है, इनका क्रॉस क्या आएगा, ये वेक्टर आएगा। तो A और B मान लो जिस प्लेन में है, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये उनका क्रॉस वेक्टर है ना, नॉर्मल। इसी तरह से एक और प्लेन है जिसके पैरेलल है C और D वेक्टर, और C क्रॉस D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वेक्टर A क्रॉस B, ये वेक्टर C क्रॉस D क्या होगा, सेम सेम वेक्टर होंगे। यानी कि A और B जिस प्लेन के पैरेलल है, C और D जिस प्लेन के पैरेलल है, वो प्लेन क्या है, सेम बोल सकते हो, क्योंकि वेक्टर को तो पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इसने बोल दिया A और C के बीच का एंगल 60 है, दिख रहा है क्या, A वेक्टर और एंगल C वेक्टर ये कितना है, 60 है। एक कैप लगा दिया मतलब मैंने। तो मान लो मैंने ये A वेक्टर बनाया, अब मुझे बनाना होगा बॉम्बे वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे बनाना होगा C वेक्टर, ये मैंने 60, चलो ठीक है, आपको तो पता ही है ये 60 है। ये वेक्टर मैंने बना दिया C वेक्टर और D वेक्टर। D वेक्टर मैंने ऐसा बनाया जो C और C के परपेंडिकुलर, ये मेरा D वेक्टर। तो अब क्या होगा, A क्रॉस B ये वेक्टर है, C क्रॉस D ये वेक्टर है, और A और C के बीच का एंगल कितना है, 60 है। अब ऑप्शन देखते हैं, ABCR नॉन कोप्लेनर, बिल्कुल गलत बात है। ABCD सारे ही एक प्लेन में होंगे, तभी तो इनका जो नॉर्मल है A और B का, C और D का क्या होगा, कोलिनियर होगा। कोलिनियर होना पड़ेगा N1 क्रॉस N2 को, N1 N2 जो है उनको क्या होना पड़ेगा, कोलिनियर होना पड़ेगा। तो गलत हो गया। BCDR नॉन कोप्लेनर तो गलत है, चारों एक प्लेन में। B एंड D आर नॉन पैरेलल, देख लेते हैं, सही बात है, B और D पैरेलल तो हो ही नहीं सकते, ये सही है। ADR पैरेलल, BCR पैरेलल, A और D पैरेलल है, गलत बात। B और C पैरेलल है, गलत बात। B और C पैरेलल, गलत बात। आपका आंसर कितना आ जाएगा, C ऑप्शन आ जाएगा। अलाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, कोसाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट फलाना मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज जो है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन जो है क्या होता है,
जैसे आपका वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस अगर अल्फा बीटा गामा है, तो इन्हीं अल्फा बीटा गामा का अगर कॉस ले लोगे, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन्हीं को कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी कोसाइन। तो लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन, तो जो लाइन लिखते टाइम अपने को डायरेक्शन कोसाइन डजंट मैटर, हमें तो डायरेक्शन रेशियो से भी लिख सकते हैं ना लाइन। तो मैंने क्या किया, लाइन पास कर रही है इससे, और सारे के सारे एंगल अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो उनके कॉस बराबर है, कॉस बराबर है यानी कि डायरेक्शन कोसाइन बराबर है, डायरेक्शन कोसाइन बराबर है यानी कि डायरेक्शन रेशियो बराबर है। दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन रेशियोज जो आप ले सकते हो वो क्या है, 1 1 1। तो मैंने ये ऑर्डर ट्रिपलेट मान लिया कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस 2 के, ये तो पॉइंट जिसे लाइन पास कर रही है, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो मैंने मान लिया 1 1 1, यानी कि लाइन इज अलोंग द वेक्टर i प्लस जे प्लस के। द लाइन मीट्स द प्लेन, तो लाइन जब भी प्लेन को मीट करती है एट पॉइंट क्यू, ठीक है, तो पी क्यू निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अपन, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू मान लेते हैं, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, यानी कि यही एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी रिटन एज, उसका आई कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा और 2 प्लस लैम्डा, ठीक है ऐसा। अब बच्चों ये पॉइंट उस प्लेन पे है, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माना है अपन ने, तो ये पॉइंट अगर प्लेन पर है तो इस पॉइंट को अपन ने प्लेन में रख दिया, तो 2 इंटू आएगा 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। 2 लैम्डा और 4 लैम्डा, ये 4 लैम्डा आ गया, तो जो 4 6 5 4 लैम्डा कितना आ गया, बना गया 4 4 और 2 6 6 माइनस 1 5 5, ठीक है। लैम्डा बना गया, तो ये पॉइंट कितना आ गया आपका 3 0 और 3, वो चेक कर लेते लैम्डा 1, ठीक है 3 0 3। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये क्यू आ गया आपका और ये पॉइंट पी आ गया, सही। डिस्टेंस फार्मूला भाई 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, √3 आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू 1 1 1, ठीक है बच्चों, ये √3 आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लाइन और प्लेन के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो निकालना, बस सिंपली जनरल पॉइंट और लाइन को आप प्लेन में रख दो, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ गया तो जनरल पॉइंट ही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टर्न पे, आई होप यू लाइक द सेशन। और अब हम थोड़ा अगली टर्न पे जो 3D के थोड़े से सवाल आएंगे, वैसे ये 3D का ही था, पर इसमें ये वाला पार्ट जैसे वेक्टर का है ना, ये वाला पार्ट भी जो है वेक्टर का है, ये वाला पार्ट भी जो है ये भी वेक्टर और 3D दोनों का ही है ना। वेक्टर में भी अपन डब्बा जीरो करते हैं, और डब्बा जीरो का मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है, दोनों तरह से देख सकते हो आप इसको। बच्चों इस बात के आर्ग्यूमेंट में ना पड़े कि क्या वेक्टर का है क्या 3D का है। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है कि मैं वेक्टर के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल फील देता रहता हूँ, यानी कि 3D के कोऑर्डिनेट्स दिखाता रहता हूँ। तो ऑल इन ऑल वेक्टर और 3D साथ साथ चल रहा होता है। और जब मैं 3D पढ़ाता हूँ तो बेसिकली काफ़ी सारा पार्ट तो आपका रिवीजन जैसे चल रहा होता है, और कुछ कुछ चीज़ें आपके सामने नई भी आती रहती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पे, बाय बाय।